हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट ए से, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन असेंशियल कंडीशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एन ऑफिसर। ठीक है, तो आंसर क्या है? सीनियरिटी नंबर ऑफ द ऑफिसर। ठीक है, तो देखो इसमें जो है वो क्या कहा गया है आपसे कि जो प्रमोशन है, ठीक है, उसके लिए जो सीनियर है ना, और जो उनके मेरिट है यानी जो उनकी योग्यता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो वेल्थ है या धर्म है इसका उससे कोई भी संबंध नहीं होता। ठीक है, अगला देखो, गिव आंसर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। जो एक्स स्टेटमेंट है वो कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंडक्ट इंडिकेट्स द वे ऑफ बिहेवियर। ठीक है, जो मतलब कि कंडक्ट है ना, उसका अर्थ व्यवहार के तरीके से है। और जो वाई स्टेटमेंट है वो कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिसिप्लिन जो है वो एक प्रक्रिया है कि हमने किस तरीके से ऑर्डर को मेंटेन करना है, जो रूल्स और स्टैंडर्ड्स है उनको लागू करना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। बोथ एक्स एंड वाई आर करेक्ट। ठीक है, एक्स एंड वाई दोवें सही हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट डज मॉरल नॉट रिप्रेजेंट रिगार्डिंग एम्प्लॉयज टुवर्ड देयर वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड गोल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? एलिनेशन एंड आइसोलेशन। तो मोरल का क्या मतलब होता है? मनोबल, है ना। तो मनोबल जो है वो उत्साह और टीम वर्क को दर्शाता है, जबकि जो एलिनेशन है यानी आइसोलेशन, अलगाव कहते हैं जिसे, वो मनोबल के विपरीत होता है ना। तो ये उसका हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है वो आपने बताना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी, एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि भारत में जो केंद्रीय सरकार की ओर से बजट पेश करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किनकी होती है? फाइनेंस मिनिस्टर की होती है, यानी कि वित्त मंत्री की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एस्टिमेट्स कमिटी। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो कि कहता है कि द हेड ऑफ द एस्टिमेट्स कमिटी इज अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? तो जो देखो, जो एस्टिमेट कमिटी है यानी जो प्राक्कलन समिति होती है उसका अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है ना, ना कि सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज जो है वो नहीं होते ये। तो इन्होंने उस स्टेटमेंट में दिया था हमें कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो फॉर्मर जज होते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है PAC का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो क्या होता है? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ठीक है, यानी कि लोक लेखा समिति। ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपने बताना है। ठीक है, तो बी जो है स्टेटमेंट गलत है कि परफॉर्मिंग बजटिंग एम्फेसाइजेस राइट इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि देखो अब ये क्यों गलत है, क्योंकि जो परफॉर्मिंग बजटिंग होता है वो कार्य क्षमता और जवाबदेही पर जोर देता है। ठीक है, जबकि ये स्टेटमेंट में कह रहा है कि वो अधिकारों पर जोर देता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो कि CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है? तो आंसर है प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखो, विद whom इज द साइंटिफिक अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएटेड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साइंटिफिक अप्रोच किन से रिलेटेड है? तो आंसर है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है,
तो जो FW टेलर है, ठीक है, जिनको कि फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर कहते हैं, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ह्यूमन रिलेशन है अप्रोचेस एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो इसमें ह्यूमन फैक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। विद विच अप्रोच इज दिस स्टेटमेंट रिलेटेड, तो ये कौन से मतलब अप्रोच से ये स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड है, वो आपने बताना है। तो ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि इसमें ह्यूमन फैक्टर को ध्यान में रखा गया है। तो जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच होता है वो इस बात पर जोर देता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी जो संगठन है उसमें कर्मचारी जो है केवल एक मशीन नहीं है बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्राणी भी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि पार्ट बी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। तो वन वर्ड या वन सेंटेंस में आंसर करना है आपने। Where is the head office of the UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, तो इसका आंसर है कि धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली, ठीक है। पंजाबी मीडियम में एक बार बच्चे आप लोग सारे आंसर्स जो हैं वो देख लें, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इन विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज द बजट प्रेजेंटेड। तो इंडियन पार्लियामेंट में कौन से हाउस में बजट को प्रेजेंट किया जाता है, तो आंसर है लोकसभा। अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया। भारत में फाइनेंस मिनिस्टर को की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। किनकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी वन पार्लियामेंट्री कमिटी रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है। तो कोई पार्लियामेंट्री कमेटी का जो है वो आपने बताना है नाम। तो आंसर है PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द रूल ऑफ लॉ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है दैट द लॉ इज सुप्रीम, की कानून सबसे ऊपर है और सभी कानून के सामने बराबर है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो जो कि है द नेम ऑफ द करंट CAG ऑफ इंडिया इज। तो जो करंट CAG है यानी कि भारत के जो वर्तमान नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक है वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो लिमिटिंग द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग ओनली टू द सेंटर इज कॉल्ड। यानी कि निर्णय लेने की शक्ति को जब केवल केंद्र तक सीमित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर अपॉइंटेड बाय। तो जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो किनके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, द प्रेसिडेंट, ठीक है। पंजाबी मीडियम वाले बच्चों आप लोगों ने आंसर्स जो है वो नोट डाउन कर लिए होंगे आई होप, ठीक है। आंसर्स जो है वो आपको साथ साथ दिए गए हैं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर फंडामेंटल फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्लानिंग यानी कि नियोजन और डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना प्रशासन के आधारभूत काम होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। अगला देखो जो कि है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइजेशन मीन द ट्रांसफर ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोअर लेवल्स। यानी कि शक्तियों को केंद्र से निचले स्तर जैसे पंचायत को सौंपना विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारे सही हैं। इसके बाद बेटा हमें जो है वो एक पैराग्राफ दिया गया है। बेसिकली पार्ट बी में हमें 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, 6 मार्क्स के होंगे ये। क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये किस तरीके का प्रोसेस होता है वो आपने बताना है। तो देखो यहाँ पर किस तरीके का प्रोसेस है, तो यहाँ पे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले रीस्ट्रक्चर गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हो गया एंड स्ट्रीम्स लाइन, ठीक है। और दूसरा जो है ये हमारे पास आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग लिख सकते हो ये वाला पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स, ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा उसका।
इसके बाद अगला देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPGRAMS। तो यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर थर्ड। अगला है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य जो है वो क्या है, वो आपने बताना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव देखो यहाँ पे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिफॉर्म इज टू इम्प्रूव सर्विस, है ना, ये सारा ही यहाँ तक लिख दोगे तो ये आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखो, विच टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, वो बताना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ई गवर्नेंस का, यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक ई गवर्नेंस, ठीक है। तो सिर्फ ई गवर्नेंस लिख सकते हो आप, तो ये नंबर 5 हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है उसका क्या उद्देश्य होता है, वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य होता है, एफिशिएंसी को बढ़ाना, इंक्रीज एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हो आंसर नंबर 6। इसके बाद अगर और भी इसमें कुछ लिखना चाहते हो तो बेटर सर्व सिटीजंस एंड अचीव नेशनल गोल्स, ये भी 6 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि अगेन एक पैराग्राफ हमें दिया गया है और यहाँ पर जो है व्हाट आर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है वो आप क्या लिख सकते हो, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अचीविंग रिसोर्सेज, तक जो है वो लिख लेना, आंसर नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग हेल्प टू डू। तो ये जो प्लानिंग है ना, ये किस तरीके से जो है वो हेल्प करता है, वो आपने बताना है। तो यहाँ पर लिखा है दिस प्रोसेस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, है ना, तो ये सारा ही जो है वो आप यहाँ तक लिख देना आंसर नंबर 2 में। अगला है प्लानिंग क्या है, तो इसको इस तरीके से लिख लेना, प्लानिंग इज द फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो है प्लानिंग के बाद लिख लेना इज द फंक्शन दैट establishes a framework for future actions, ये आपके पास आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अगला है पैसेज के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग जो है वो क्यों जरूरी है, वो आपने बताना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड एंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक प्रोग्राम्स, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज असेंशियल, ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो है ये आपके पास नंबर 4 हो जाएगा। अगला है डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या है, वो आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस, ये आपके पास आंसर नंबर 5 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में, वो आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है जो प्लानिंग है और डिसीजन मेकिंग है वो इंटरकनेक्टेड है। डिसीजन मेकिंग सर्व्स एज अ विटल पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, ये आंसर नंबर 6 है। इसके बाद बेटा पार्ट डी है आपके पास, जिसमें कि किसी 6 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। सभी क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के हैं और 50 to 60 वर्ड्स में आपने आंसर करना है, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी क्वेश्चन जो है वो साथ साथ देखते रहें। तो क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि यूपीएससी पे आपने एक नोट लिखना है, ठीक है। आंसर भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ पंजाबी मीडियम में। यूपीएससी जो है वो क्या होता है, यूपीएससी ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक निकाय होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट टू ऑल इंडियन सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। तो ये जो भारतीय सेवाएं हैं और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए एग्जाम जो है वो कंडक्ट करता है। इट्स प्राइमरी रोल इज टू इंश्योर अ मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम, और इसका जो मेन काम होता है वो है कि योग्यता पर आधारित जो मतलब रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती जो है वो भर्ती प्रणाली जो है वो सुनिश्चित करना, ठीक है। It advises the president on matters related to recruitment, promotion, transfer and disciplinary action concerning civil servant to maintain administrative efficiency and neutrality। यानी कि ये प्रशासनिक दक्षता और तटस्थता बनाए रखने के लिए सिविल सेवक की जो भर्ती होती है उसकी पद उन्नति यानी कि जो प्रमोशन है, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, और अनुशासनात्मक कार्यवाही यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन, उससे संबंधित मामले पर जो है प्रेसिडेंट को ये सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बजट के इंपॉर्टेंस पर आपने नोट लिखना है। तो बजट जो है वो क्या होता है, बजट एक तरीके का वित्तीय साधन है
फाइनेंशियल टूल है जो कि सरकार की अनुमानित जो राजस्व है, ठीक है, गवर्नमेंट को जहां जहां से पैसे आ रहे हैं और जहां जहां पर उसका खर्चा हो रहा है उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये जो वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है कि जो नियोजित जो आर्थिक विकास जो है उसको इजी बना देता है और अलग अलग एरियाज में संसाधन जो है, जो रिसोर्सेज है, उनको बांट देता है, ठीक है। ये जो है, तो ये जो है ना सामाजिक आर्थिक नीतियों को लागू करने और जो सार्वजनिक धन है ना, यानी कि जो पब्लिक फंड है उनको जो है नियंत्रित करने के लिए, और जो विधायिका है यानी कि लेजिस्लेचर है, ठीक है, इसके अलावा जो जनता को सरकार की जो वित्तीय स्थिति के बारे में सूचित करने के माध्यम के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास कि इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपने बताना है। तो यहाँ पर देखो, जो अकाउंटिंग है वो असेंशियल है एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन के लिए असेंशियल है? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग करता है, क्लासिफाइंग करता है और फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है उसको समराइज करता है। इट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड। तो ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है और पब्लिक फंड को मिसयूज होने से बचाता है। बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल डेटा इट हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेटर्स इन डिसीजन मेकिंग। तो जो है एक्यूरेट फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करके ये एडमिनिस्ट्रेटर को डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इसके डिसीजन मेकिंग से जो है वो बेसिकली उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, उनके जो परफॉर्मेंस है उनको इवेल्युएट करता है एंड मेंटेनिंग सिस्टम रिकॉर्ड्स फॉर ऑडिटिंग। और जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ना, उसको जो है मेंटेन करता है। ये एक प्राइमरी टूल की तरह काम करता है फॉर एंश्योरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी कि ये व्यवस्थित रिकॉर्ड बनाए रखने में जो है वो मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में आपने बताना है। तो यहाँ पे फेडरिक विंसलॉ टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट पे फोकस किया है ऑन इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी थ्रू लॉजिक एंड एनालिसिस, ठीक है, जिसमें कि लॉजिक और एनालिसिस के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया जाए। इट एम्फेसाइजेस वन बेस्ट वे टू परफॉर्म टास्क, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स एंड अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स, ठीक है, यानी कि ये काम को करने के लिए एक सर्वोत्तम तरीका, श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन और परीक्षण, इसके अलावा प्रबंधकों और जो श्रमिक है यानी लेबर है उनके बीच श्रम को स्पष्ट रूप से, ठीक है, लेबर को जो है वो मतलब कि डिवाइड करता है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो पारंपरिक तरीके हैं उनको वैज्ञानिक सिद्धांतों से बदलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास सुपरविजन क्या होता है और गुड क्वालिटी के जो मतलब गुड सुपरवाइजर की जो क्वालिटीज हैं, ठीक है, वो आपने बताना है। तो देखो यहाँ पर जो सुपरविजन का मतलब होता है जो उनके अधीनस्थ है ना, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उसके काम की निगरानी करना और ये सुनिश्चित करना कि काम सही ढंग से हो रहा है और अच्छे तरीके से किया जा रहा है ना। तो जो एक अच्छा जो सुपरवाइजर होता है यानी पर्यवेक्षक होता है उसमें लीडरशिप यानी कि नेतृत्व का गुण, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी यानी कि तकनीकी क्षमता, पेशेंस यानी कि धैर्य, इसके अलावा इंटीग्रिटी ईमानदारी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो है वो होना चाहिए। दे मस्ट बी एबल टू मोटिवेट द टीम, उनमें टीम को मोटिवेट करने वाले गुण होने चाहिए। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, विवाद को खत्म करने वाला होना चाहिए। एंड प्रोवाइड क्लियर गाइडेंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स व्हाइल मेंटेनिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, यानी कि वे टीम को प्रेरित करने, संघर्षों को सुलझाने, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है यानी कि संगठनात्मक लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कि पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस जो है वो क्या है वो आपने बताना है। तो पॉलिसी मेकिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। इसमें जो है कुछ स्टेप्स या स्टेजेस होते हैं, जैसे सबसे पहले प्रॉब्लम की पहचान करना, फिर उसके लिए पॉलिसी बनाना, अडॉप्शन करना, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये इन्फ्लुएंस होते हैं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक फैक्टर से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इट सर्व्स एज अ रोड मैप फॉर गवर्नमेंट एक्शन। तो गवर्नमेंट एक्शन के लिए ये रोड मैप की तरह काम करते हैं। डिटरमाइनिंग हाउ रिसोर्सेज विल बी यूज्ड टू एड्रेस
पब्लिक नीड्स एंड नेशनल चैलेंजेस, ठीक है, जिसमें कि जो पब्लिक नीड्स को ये बेसिकली एड्रेस करते हैं और जो नेशनल चैलेंजेस हैं उनको ये ध्यान में रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कि कंसेप्ट ऑफ ओ एंड एम जो है वो आपने बताना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स। तो जो ओ एंड एम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड है वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है जो कि किस पे काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के को इम्प्रूव करने पर काम करता है, उनके स्ट्रक्चर को रिव्यू करता है, प्रोसीजर को रिव्यू करता है। इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग वर्क प्रोसेस टू एलिमिनेट डिलेज, तो ये वर्क प्रोसेस पे काम करता है ना, ताकि जो डिले होता है काम को उसको ठीक किया जा सके, कॉस्ट को कम किया जा सके और सिंप्लीफाई पेपर वर्क को सिंप्लीफाई किया जा सके। ओ एंड एम यूनिट जो है वो एक इंटरनल जो है वो कंसल्टेंट्स होते हैं विद इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू सजेस्ट बेटर वे ऑफ मैनेजिंग टास्क, जिसमें कि मैनेजिंग जो टास्क होता है ना उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। एंड अप्लाइंग मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स टू रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जिसमें जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उसमें जो मॉडर्न मैनेजमेंट के टेक्निक्स है उनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास कि स्टेट एनी 4 फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, तो 4 फंक्शन बताने हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के। तो जिसमें कि सबसे पहला जो है वो हमारे पास है एडजस्टिफिकेशन, ठीक है, एडजस्टिफिकेशन यानी कि निर्णय लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोक सेवक है उनकी भर्ती और सेवा जो है वो शर्तों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए की जाती है। इसके बाद है स्पीडी जस्टिस, यानी कि स्पीडली जो है वो न्याय मिले। स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता जो है वो हासिल होनी चाहिए। रिलीविंग जुडिशियरी, यानी कि न्यायपालिका को राहत देना, तो इसका काम क्या है कि जो उच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय है उन पर जो सेवा संबंधी मुकदमे होते हैं, ठीक है, सर्विस रिलेटेड लिटिगेशंस होते हैं, उनके बोझ को कम करना होता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि हमारे पास पार्ट ई 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 100 to 125 वर्ड्स में आपने आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ यूपीएससी इन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, या फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर डिस्कस द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डिटेल। अगला क्वेश्चन है डिस्कस सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर एक नोट लिखें, या फिर आप जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पर। इसके बाद है बेटा पंजाबी मीडियम में ये आपको क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप ये सारे ही सैंपल पेपर जो है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।